ये टॉपिक वैसे आई थिंक आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन, कुछ लोगों को ने अटेंड किया हुआ है और कुछ लोगों की क्लासेस नहीं हुई थी। टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, हम क्यों पढ़ते हैं, इतना बता सकते हो आप लोग? हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज में? टेल मी। ये तो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो व्हाई वी आर यूजिंग, हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, आप लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है? एनीबडी बात करने में बिजी है? हेलो, इसको खड़ा करो, खड़े हो। मना करने के बाद भी बात की जा रही है बेटा। नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ, गो जाओ, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, जाओ बैठो। स्टैटिस्टिक बेसिकली आप लोग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में इसलिए पढ़ते हैं, आप लोग रिसर्च करेंगे आगे चल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, आप सॉरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, WHO में है, यूनिसेफ में है, जहाँ पर भी आप लोग जॉब करोगे आगे चल के या रिसर्च करते हो, मीन्स MD। तो MD में बिना रिसर्च के आपकी MD नहीं हो सकती। क्लियर? वहाँ पर रिसर्च जरूरी है, बिना रिसर्च के आपकी MD नहीं होगी कोई भी आप टॉपिक है। जब आप रिसर्च करोगे तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स आना मस्ट, क्योंकि उसके बिना आपकी एनालिसिस नहीं होगी, और अगर एनालिसिस नहीं होगी तो आपकी CPC कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए फॉर स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वी आर, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फॉर रिसर्च पर्पज, बाकी और कोई काम नहीं। स्टैटिस्टिक्स का मेडिकल फील्ड में जो यूज़ की जाती है स्टैटिस्टिक्स बेसिकली फॉर द रिसर्च पर्पज। स्टैटिस्टिक ये टर्म, स्टैटिस्टिक का ये टर्म जो आया है बेसिकली दैट इज कॉल्ड स्टेटा। स्टेटा दैट मीन्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे कैलकुलेशन यू आर गेटिंग, आगे चल के जो भी कैलकुलेशन होते हैं सब न्यूमेरिकली आपके सामने। यहाँ पर कोई वैसा थ्योरेटिकली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। आगे चल के जो आप रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो, डाटा है तो आप लोग कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करने के बाद की जो एनालिसिस की जाती है वो टिपिकली फुली न्यूमेरिकल फॉर्म, उसको हम फिर एक स्टेटमेंट दे के उसको कंप्लीट करते हैं। स्टैटिस्टिक मीन्स स्टेटा, स्टेटा दैट मीन्स स्टेटमेंट। ओके। और स्टैटिस्टिक आप लोग डे टू डे रोज की लाइफ में, डेली लाइफ में आप लोग स्टैटिस्टिकल टर्म यूज करते हो, लेकिन मुझे पता नहीं। बता सकते हो कैसे डेली लाइफ में आप लोग स्टैटिस्टिक यूज होता है कि नहीं होता आप लोग की लाइफ में, किस चीज में? एग्जाम्पल बताओ, होता तो है लेकिन कहाँ पर आप लोग देखने को आप लोग को मिलता है स्टैटिस्टिक का? डाटा नाम सुना है? डाटा सुना है? डाटा न्यूज पेपर्स में आप लोग, चलो कुछ एवरीथिंग फॉरगेटेबल, कोविड का आपने नाम सुना था? कोविड-19 रोज एनालिसिस, रोज डाटा आते थे न्यूज़पेपर में कि जयपुर में इतने पेशेंट हुए, उसमें से इतने लोगों की डेथ हो गई। सुना है? या ये भी सुना होगा कि आज यहाँ पर फलाना इस रोड पर एक्सीडेंट हो गया, उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई, या यहाँ पर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, या यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो गई, अभी मंकी पॉक्स बीमारी चली उसमें इतने पेशेंट हो गए। तो ये क्या नंबर्स आ रहे हैं ना आपके पास कि मंकी पॉक्स के या कोविड-19 के हमारे पास 100 पेशेंट है या 200 पेशेंट है, ओनली आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर? यही तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, यही है जो डाटा हम देखते हैं रोज ही। आप लोग न्यूज़पेपर में इलेक्शन होते हैं, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट का डाटा आता है, एनालिसिस की जाती है क्रिकेट की, नहीं की जाती है कि सचिन ने इतनी सेंचुरीज बनाई, इसने इतनी सेंचुरीज की, क्या है एनालिसिस भी करते हैं क्या इसने इतना हाईएस्ट स्कोर बनाया, अभी तक और किसी ने स्कोर नहीं बनाया इतना, है कि नहीं है? या कोई बॉलर ने 5 विकेट या 10 विकेट इतने टाइम्स लिए हैं, किसी को और क्या है, ये भी सॉल्व एवरीथिंग इज एनालिसिस।
डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको चेक करके इसके दैट इज मेन स्टैटिस्टिक गेम है। अब स्टैटिस्टिक हम कहाँ कहाँ, मैं पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इतना सबको। बायोस्टैटिस्टिक इज टाइम पीरियड यूज while year of statistics are carried out to the data is derived from the biological science such as medicine। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसको स्टैटिस्टिक को, यहाँ पर हम लोग बायोस्टैटिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी के उसमें पढ़ रहे हैं, ह्यूमन नेचर के क्या फंक्शन हैं, उसमें क्या वेरिएशन होते हैं, क्या अनसर्टेनिटी होती है मेडिसिन से, तो इसलिए इसको नाम दिया गया बायोस्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली फॉर मैथ है। बायोस्टैटिस्टिक इसलिए हम यहाँ बोलते हैं क्योंकि हम बायोलॉजी से जुड़े हैं, इसलिए इसको बायोस्टैटिस्टिक। ह्यूमन बॉडी है, आप लोग तो थर्ड ईयर में हो, तो चेंजेस होते रहते हैं कि नहीं होते? एवरी सेकेंड चेंजेस होते रहते हैं कि नहीं बॉडी में? जो चेंजेस होते हैं उसी पर ही कोई भी, सपोज आपको किसी पूरे बैच का बीपी का ही आपको एनालिसिस करनी है, हाइट और बीपी का। आपने मॉर्निंग में बीपी देखा, शाम को बीपी देखा, इस तरीके से 1 महीने तक आपने फॉलो किया, तो जो आपने बीपी का डाटा इकट्ठा कलेक्ट किया, उससे ये एनालिसिस करते कि क्या रीजन है कि जिन स्टूडेंट्स में बीपी ज़्यादा हो। नहीं, मेडिकल फील्ड बता दी, बाकी आप कौन कौन सी फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो? ये चल नहीं, किसी को नहीं पता? चल नहीं बेटा, चुप क्यों बैठे हो? क्योंकि मेरे को क्या, मैं खाली रीड करके चले जाओ, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए आप लोग से पूछ रहा हूँ कि आप लोग को अभी आप लोगों को लग रहा है बोरियत है, लेकिन यही काम आएगी आपके। आपकी बुक में जितने ग्राफ, जितने डाटा दिए हुए हैं, सब स्टैटिस्टिक्स से ही दिए हुए हैं। अगर ये नहीं सीखोगे, बेसिक चीज़ है, अगर ये नहीं समझ में आएगी तो आगे बहुत दिक्कत होगी। चल नहीं मालूम किसी को? अच्छा ओके। और स्पोर्ट्स, इलेक्शन कर सकते हो? इलेक्शन में गाड़ी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, उसकी भी एनालिसिस करते हो आप लोग? ये मोबाइल अच्छा है, आईफोन ये अच्छा है 13, इसमें ये फीचर्स अच्छे हैं, सर्वे आता है। मूवीज देखने जाते हो, मूवीज देखते हो आप लोग? अब वहाँ पर 3.5 रेटिंग, 4 रेटिंग, 4.5 रेटिंग, 5 रेटिंग क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है बेटा ये? एनालिसिस तो की गई है ना। ऐसे तो नहीं कि कोई मूवी को, कोई भी मूवी आई उसको किसी को 3.5 दी जाए, किसी को 5 दी जाए, किसी को 4.5 रेटिंग दी गई, ऐसा नहीं है ना। जब मार्केट में पहले सर्वे किया जाता है उसका, उसके व्यूज सुने जाते हैं लोगों से कि लोगों को, जो लोग हैं उन्होंने, जिन्होंने मूवी देखी है उनको कैसी लगी, वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको फिर एनालिसिस, वो जो रेटिंग के लिए कि इतने पॉइंट्स आएंगे तो उसको इस मूवी को इतनी रेटिंग दी जाएगी, अगर इतने पॉइंट आए तो ये रेटिंग दी जाएगी, तभी आपको वो रेटिंग दी जाती है ना। चाहे मोबाइल के लिए हो, चाहे गाड़ी के लिए हो, चाहे मूवीज के लिए हो, हर चीज़ के लिए इस तरीके से रेटिंग होती है। आपने बना दिया कि 100 मार्क्स आएंगे तो 2 रेटिंग है, 125 आए तो 3 रेटिंग। ओके। Uses of biostatistics as technology. Biostatistics is and critical a part of the study in all ramification of bioscience and in popular has the subsequent uses. Measurement of population state describes shape of population age and gender. Utilization of services, vaccine coverage, price of administration in hospital, प्रेडिक्शन ऑफ ओकेजन थ्रू मॉडलिंग, लाइफस्टाइल टेबल, ये सारे जो लाइफस्टाइल टेबल है, एज है, सेक्स है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सारी चीज़ें भी काम आती है जब कोई आप एनालिसिस करते हैं। कि सपोज कैंसर का, ब्लड कैंसर का पेशेंट है आपके पास, आपको ये आपका रिसर्च टॉपिक है, तो उसमें
एज भी उसकी क्या है, मेल है फीमेल है, सेक्स, कौन सा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये आपको लग रहा है ये सब बेकार की चीज़ें, लेकिन जब आप रिसर्च करोगे ना, आपको ये सारे पॉइंट लेने पड़ेंगे। वो कौन से एरिया में रहता है, उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं, तो तब जाके आप कहना, ठीक है ना। कोई भी डिजीज होती है कोई भी पर्टिकुलर एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में क्या डिजीज सब जगह कॉमन ही है? हर जगह अलग अलग है ना एरिया वाइज। कोई डिजीज ऑल ओवर इंडिया कॉमन है, कोई डिजीज एरिया वाइज है। क्यों ऐसा क्यों है? तो कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई डिजीज डिफरेंट है, सपोज राजस्थान में तो डिजीज अलग है, यूपी में अलग है, दिल्ली में अलग है। यहाँ की गवर्नमेंट जो प्लानिंग करेगी, पॉलिसीज बनेगी, किस बेसिस पे बनाएगी? यूपी का जो डाटा उसके बेसिस पर, या दिल्ली का डाटा उसके बेसिस पर, या जनरल डाटा ऑल ओवर इंडिया का उसके बेसिस पर राजस्थान का बना दी राजस्थान में? क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप सही पॉलिसीज बनाओगे, जो स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है उन्हीं बेसिस पे लेके आती है। ये हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये डिजीज है, इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, इसको कंट्रोल हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। Measurement of biological parameter of a population, mean, weight, height, blood pressure, measurement of sickness in the network increase or morbidity, disability, mortality, occurrence of a sickness, disability rate, infant mortality rate. This is all statistic in medical research. पहला पॉइंट है स्टैटिस्टिक इन मेडिकल रिसर्च। हम बेसिकली इसमें भी वही लिखा हुआ है, स्टैटिकल स्ट्रेटजी आर बीइंग कंसिडर यूटिलाइज इन बायोमेडिकल रिसर्च। A brief glance through any clinical magazine will display the function of a statistical strategies in modern medical research। वह जो हम मेडिकल फील्ड में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने के बाद बेसिक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी एनालिसिस और रिजल्ट आता है। टी टेस्ट, साइज टेस्ट, जेट टेस्ट, एनोवा, दिस इज बेसिक टेस्ट। जो भी कोई भी रिसर्च करेगा ये बेसिक टेस्ट है, इनमें से कोई एक टेस्ट किसी में यूज करेगा तभी उसकी बाकी एडवांस में बहुत सारे टेस्ट हैं। कोरिलेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, ये सो मेनी टेस्ट है। बट बेसिकली जो नॉर्मली जो पीजी लेवल पर यूज किए जाते हैं टेस्ट रिसर्च में, ये 4-5 ही हैं, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, टाइप स्क्वायर। बाकी डायग्राम्स हैं, बार डायग्राम, पाई, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, ये सब भी बनाए जाते हैं जब आप एनालिसिस करोगे। सेकेंड यूज कहाँ पर होता है? एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च, कि कोई पर्टिकुलर एरिया में क्या डिजीज है, वहाँ पर डाटा, लाइक एयर पोल्यूशन है कि वाटर पोल्यूशन के कारण है, या नॉइज पोल्यूशन के कारण है, या आपका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा है, ये कैसे करते हैं, काम करते हैं, उस एरिया में कैसे में कौन से पोल्यूशन क्यों क्या है, कौन सा कंट्रोल करना है, क्या काम करना है। तो अगर नॉइज पोल्यूशन उस एरिया में बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया में एटॉमिक रिएक्टर्स लगे होते हैं, इसके कारण रिएक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। कई जगह माइंस होती हैं, कौन सी माइंस हमारी क्या कहते हैं स्टोन माइंस जो होती है, उसके आसपास कोई रहने वाले जो लोग होते हैं उनको एक डिफरेंट तरह की डिजीज होती है, डस्ट जो निकलती है उनसे, माइंस में जब स्टोन आप टच करते हो, उससे जो डस्ट जो निकलती है उसके कारण डिजीज जनरेट होती है। उस पर्टिकुलर एरिया में वो डिजीज आपको मिलेगी, बाकी जगह नहीं मिलेगी। तो उस एरिया में हम उसको कैसे प्रिवेंट करना है, किस कैसे कंट्रोल करना है, क्या कौन कौन से फैक्टर या जाने की स्पीड लेके आएंगे, वो सारी चीज़ें
तो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, हमें कहीं से नहीं मिल सकता है। एयर पोल्यूशन का लेना तो एयर डिपार्टमेंट से मिल जाता है, वाटर का भी है, नॉइस का आपको सब डिपार्टमेंट से वहाँ से आपको डाटा कलेक्ट। देखो देखिए नीचे दिया हुआ है डिजीज मैपिंग, इकोलॉजिकल रिसर्च, डिजीज क्लस्टरिंग रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स इन पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सारे इसी तरीके से डाटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पे ही सारी पॉलिसी। स्टैटिकल डाटा मस्ट है, उसके बिना कोई पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बना सकती है। बिना स्टैटिकल डाटा के कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज आपको बना के नहीं दे सकती है। तो बना के दे देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी वो पॉलिसी उस पर्टिकुलर एरिया पर वर्क करे या ना करे, ठीक है ना। इसलिए कोई भी वर्क किया जाता है, चाहे कोविड की वैक्सीन भी आई थी तब भी एनालिसिस की गई थी उसकी, और ये प्लानिंग की गई थी पहले कौन से एज वालों को देनी है, किस तरीके से करना है, वो भी डाटा इकट्ठा किया गया करके उसके बेसिस पे ही पूरी प्लानिंग हुई। ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने बस वैक्सीन बना दी और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है कि आप लगा दो। हो सकता है कि राजस्थान में सिर्फ 60 लोग हों और एमपी में 150 लोग हों, ऐसा भी हो सकता है। और गवर्नमेंट यहाँ पर 200 वैक्सीन देती है और एमपी में से 60 वैक्सीन देगी। विदाउट डाटा आप नहीं कर सकते। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हो, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी, दैट इज योर डाटा। जोग्राफिकल एरिया कैसा है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कौन कितने अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, कितने रूरल एरिया में रहते हैं, कौन कितने कच्चे हाउस में रहते हैं, कितने लोग पक्के हाउस में रहते हैं, ये सो मेनी थिंग्स। ये सारी चीज़ें इसी से वर्कआउट करके ही आपको एनालिसिस किया। स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में यूज होती है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, सोशियोलॉजी है, कई जगह क्रिमिनल्स के ऊपर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है कि वो क्रिमिनल्स जो हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, वो क्रिमिनल्स बने, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं क्रिमिनल्स को यूज करने के लिए आपको प्लान ना करें। बहुत सारी कंट्रीज में इसका जो एनालिसिस की जाती है, ठीक है। सोर्सेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो तो बेसिक था कि व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। ये आपका है as a general rule, the most successful man in life is the man who has the best information। ये सही लिखा है कि जिसने भी दिया है कोट, फर्स्ट लाइन जिसने भी ये कोट किया है सही लिखा है उसने कि नहीं, यस और नो। आप कोई भी काम करोगे, जब तक आपके पास सपोज चल जाके तो आप MBBS MD करने के बाद आप हॉस्पिटल ओपन करते हो, जब तक अच्छी चीज़ों में आप हॉस्पिटल ओपन करने के बाद अपना नर्सिंग होम हॉस्पिटल, जब तक आपके पास मिलेगा डाटा है आप नहीं करते सकते। इसलिए कोई भी काम करने के लिए आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कल सर्जन होते हो तो लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कौन सी लेटेस्ट मेडिसिन यूज हो रही है, जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी तो जिनके पास वो नॉलेज होगी तो पेशेंट उनके पास जाना चालू कर देंगे, आपके पास धीरे धीरे पेशेंट कम हो जाएंगे। क्योंकि डे बाई डे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो लोग प्रेफर करेंगे कि जो बेटर, जहाँ पर हमें बेटर रिजल्ट मिले वहाँ पर जाए, है कि नहीं है। अभी अभी पिछले आप 10-15 साल में देखो काफ़ी चेंजेस आए कि नहीं आए। वही इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हेल्थ इंफॉर्मेशन इज an integral part of the natural health system. It is a basic tool of management and a key input of the progress of any society. A health information system is defined as a mechanism of the collection,
processing, analysis, and transmission of information required for the organizing and operating health services and also for research and training. Clear? कोई भी डाटा को पहले आप कलेक्ट करोगे, फिर उसको प्रोसेस, फिर एनालिसिस, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ये हो गया. The primary objective of a health information system is to provide, क्या हमारी मेन इंपॉर्टेंट है, रिलायबल होना चाहिए. जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलायबल सोर्स से होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, रीजनेबल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ. ऐसा क्यों दिया हुआ यहाँ पर कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए. आप सपोज रिसर्च कर रहे हो कोई टॉपिक पर, आपके कोई फ्रेंड ने 1 साल पहले कोई डाटा कलेक्ट किया, आपने सोचा कि इसका ही डाटा लो और इसको पब्लिश कर दो. जो आज डाटा है और आज जो स्टेटस है वो हो सकता है कल ना हो, या तब कोविड के पेशेंट अगर आप 1.5 साल पहले आप एनालिसिस करते, डाटा कलेक्ट करते, तो आपको बहुत सारे मरीज और बहुत सारे मिलते, और आज अगर कलेक्ट करने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा. आप वही 1.5 साल पुराना डाटा लेके और आज कोविड है, मैंने तो आज सिनेप्सिस बनाया और 1 साल बाद अपना थीसिस सबमिट कर दी वही डाटा लेके, सही रहेगा? नहीं रहेगा. वही चीज़ें, इसलिए इसमें वही दिया हुआ है, रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, एडिक्वेट, टाइमली. कौन सा टाइम पर ले रहा है, टाइमली डाटा आपके पास. Demographic and vital events, environmental health statistics, health status, mortality, morbidity, disability, quality of life, these all come under biostatistics के सारे डाटा करते हैं. हेल्थ रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, बेड, हॉस्पिटल में कितने बेड है, कितने मैन पावर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है. यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अटेंडेंस, एडमिशन, वेटिंग लिस्ट, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फाइनेंशियली कोई हॉस्पिटल रन नहीं हो सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते उधर. फिर यूजेज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन टू मेजर दी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल. जो लोग हैं और जो एरिया में रह रहे हैं, कौन से एरिया में रह रहे हैं, उनका स्टेटस हमको लेना जरूरी है जो हम रिसर्च कर रहे हैं. लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ हेल्थ स्टेटस, आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया और चाइना में कोई पर्टिकुलर डिजीज से लेके कि क्या डिफरेंसेस हैं. कोई पर्टिकुलर डिजीज पर लोग करते हैं, हाइट पर करते हैं, वेट पर लोग करते हैं, तो बहुत सारी डिजीज है. आप डिफरेंट कंट्रीज पर कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट्स पर कर सकते हो इंडिया के, कि राजस्थान के लोग हैं और जो साउथ के लोग हैं, कोई पर्टिकुलर डिजीज पर लेके आप उनके बीच में कंपेयर कर सकते हो. ज़्यादा भी सकता है, फर्क होगा कि नहीं होगा आप करोगे तो, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन, तो वहाँ के लोगों का सारी चीज़ें डिफरेंट आएंगी और यहाँ के लोगों का फर्क होगा. तो वो चीज़ें हैं, आप इस तरीके से भी कोई टॉपिक को लेकर रिसर्च कर सकते हो. बेटा हेलो, तुम लोग उठो 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 उठो, पीछे वाली रो तो उठ जाओ, उठो. मैंने क्या तो तुम लोगों को बोला था कि नहीं सुनना है तो चुपचाप बैठे रहो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही बात. तुम लोग जाओ, तो पीछे वाली पूरी रो निकल के बाहर जाओ. चलो गो, जाओ मेरे जाओ, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, नहीं तो इन लोग को 5 बजे तक बैठना पड़ेगा मेरे कारण. चलो तो निकलो बात. एक बार बोलने के बाद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, उसके बाद उसको पीछे तो होगा, तब भी तुम लोगों को नहीं समझ में आई. कोई बात नहीं, अभी तुम लोग अभी वापस करेगी ना पोस्टिंग, वहाँ तुम लोग को एग्जाम्पल दूंगा, तुम लोग वहाँ करना. तुम लोग को नहीं सुनना है ना, मत सुनो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो. अभी तुमको मजाक लग रहा है क्या? अभी तुमको तुम्हारे पास कोई रिसर्च का टॉपिक दे दिया जाए तो तुम कैसे करोगे? और दूसरों को डिस्टर्ब क्यों कर रहा था? मैं प्यार से तुमको बोला कि नहीं सुनना, कोई बात नहीं है, सो जाओ, शांति से बैठो, कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम लोग को.
लेकिन डिस्टर्ब मत करो। To measure the health status of the people, local, national, international comparison of the health status for planning, administration, and effective management of health services and programs, for research into particular problems of health and disease. Data. Data may be obtained either from the primary services or the secondary services. There is two types of data. We are having a primary data and one is secondary. प्राइमरी डाटा वो है जो आप खुद कलेक्ट करते हो, फ्रेश होता है। सपोज आपको कोई चांस दिया गया, आप गए हॉस्पिटल में, 1 महीने 2 महीने जो भी आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया, दैट इज योर प्राइमरी। और उस डाटा के ऊपर कोई एनालिसिस नहीं। अगर आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया, वो प्राइमरी डाटा तो है, लेकिन अगर आपने उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, आपके लिए तो प्राइमरी डाटा रहेगा। बट अगर कोई और दूसरा आपका फ्रेंड वो डाटा लेना चाहता है, उसके लिए वो ये प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस ये है। प्राइमरी डाटा वो है जो आप खुद कलेक्ट करते हो, फ्रेश है, और उस डाटा के ऊपर कोई एनालिसिस नहीं की गई है। अनलेस एनालिसिस तो एनालिसिस नहीं की जाएगी, वो प्राइमरी डाटा है। एक बार आपने उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर दी, उसके बाद अगर कोई और दूसरा ट्रेंड वो डाटा आपका लेता है, दैट इज सेकेंडरी। तो जो रिसर्च करते हैं एमडी में जो स्टूडेंट्स हैं, उनका सब प्राइमरी डाटा। कई बार रिसर्च में हमें प्राइमरी डाटा के साथ साथ सेकेंडरी डाटा की भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ें सब में से प्राइमरी डाटा चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी डाटा के साथ साथ हमें सेकेंडरी डाटा भी चाहिए। सेकेंडरी डाटा बहुत सारी जगह से हमें कलेक्ट हो सकता है। मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, आपके जर्नल्स हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे अलग अलग, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो डाटा, हॉस्पिटल से कलेक्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल जो भी ये डाटा है, दैट इज द सेकेंडरी। सोर्सेस फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, फर्स्ट इज सेंसस। अब ये बताओ सेंसस कब हुआ था? इसे लिखा हुआ है सामने, लेकिन तब भी बता दो मुझे, नेक्स्ट कब होना था? 2021 हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, सेंसस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ से हम कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? व्हाट आर दी डाटा वी आर गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम द सेंसस? अगर सेंसस हमारे पास हो, रिकॉर्ड हो, तो वहाँ से रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहाँ से कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक यूनिट का रेशियो में मिल जाएगा, प्लस वहाँ पे हमें सिंगल का डाटा मिल जाएगा। जो उसके डाटा ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस रेशियो हो गया, उसके मॉडल सिलेक्ट किया गया हमारा, इसके जो अपना है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी भी बनाती है, स्कीम्स भी निकालती है। ठीक है, सेंसस एवरी 10 ईयर्स में होता है, खाली हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेंसस प्रोसेस किया जाता है, जितनी भी कंट्रीज में। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही सेंसस होता है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ वर्ल्ड की, हर जगह सेंसस होता है अभी के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पर बिना वो ग्रोथ का या अपनी जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, वो कर ही नहीं सकती है, कोई भी गवर्नमेंट है। इसमें लिखा हुआ है मैंने वैसे,
The census is an important re-asset of health information. It provides information and genuine records of demographic, economic activity, literacy, education, housing, household amenities, urbanization, fertility, mortality, language, religion, migration, disability, and lot of different सोशियो कल्चर एंड डेमोग्राफिक डाटा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सेंसस से मिल सकती है. इट इज टेकन इन मोस्ट नेशन ऑफ दी, ये 10 years हो गया. The census is described with the aid of you. The total process of collecting, compiling and publishing demographic, economic and social data pertaining as a distinct time are, और इसका एक टाइम लिमिट होता है. ऐसा नहीं है कि 2011 में स्टार्ट किया 2021 तक हम डाटा कलेक्ट करते रहे, ऐसा नहीं है. अगर 2021 में जो हमारा सेंसस आना था तो उसका जो डाटा कलेक्ट करने का जो टाइम था वो मार्च 2022 से स्टार्ट ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट डाटा नहीं आया. यूजली जो स्टार्ट होता है अप्रैल, जो साल में सेंसस आना उसके एक साल पहले अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, और 2021 में आना है तो मार्च 2021 में आपके पास पूरा सेंसस. तो घर टू घर एवरी हाउस में जाके सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन इज, ये भी एक तरीके से सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी वाइटल इवेंट्स में जो होता है, मतलब जो सेंसस हम कह सकते हैं. साइज एंड एडल्ट मोटिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें ये लोग कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट. उसके बाद है नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज. The primary purpose of notification is to affect prevention and control of the disease. Notification is also a notify. अभी गवर्नमेंट ने कोई डिजीज की थी हमारे लास्ट ईयर, राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई डिजीज नोटिफाई की थी कोविड के बाद. क्या गवर्नमेंट ने इसका क्या बेनिफिट है नोटिफाई करने का? देखो मुझे तो पता नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा बेटर समझते हो. क्यों नोटिफाई क्यों की थी गवर्नमेंट ने? सारी डिजीज तो गवर्नमेंट के पास नोटिफाई नहीं होती है. जो स्पेसिफिक डिजीज होती हैं, जो ज़्यादा डेंजरस होती है गवर्नमेंट का, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर होती है. और गवर्नमेंट की जितनी भी PHC और जो PHC गवर्नमेंट की जितनी भी है तो वहाँ पर उनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो रहा था कोविड के वक्त, तो गवर्नमेंट ने सारी डिजीज नोटिफाई नहीं है. अब गवर्नमेंट का जब अगर आप उठा के देखोगे उसमें तो आपको सारी डिजीज जितनी भी डिजीज होती है सारी नोटिफाई नहीं है. मलेरिया है और बहुत सारी डिजीज है. और इसमें रूरल और अर्बन एरिया के हिसाब से भी होती है डिजीज नोटिफाई होती है. तो बहुत सारी डिजीज ऐसा हो सकता है कि रूरल में ज़्यादा होती है, अर्बन में ना होती है. हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है. हॉस्पिटल रिकॉर्ड, दिस इज ऑल जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, दिस इज द सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन. हॉस्पिटल रिकॉर्ड से भी आपको सारे डाटा कलेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते. हॉस्पिटल रिकॉर्ड से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं है. हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट हुआ उसका नाम, एड्रेस, एज, ब्लड ग्रुप, उसको क्या डिजीज थी, कौन सी स्टेज की थी, सारी इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल रिकॉर्ड की होती है. जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तब भी वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. आप लोग अगर MRD में गए होंगे, MRD डिपार्टमेंट में, वहाँ पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है. पता है कि नहीं पता है? किससे तो वहाँ पर MRD डिपार्टमेंट में कितने समय तक अपना रिकॉर्ड रहता है ये भी पता है आप लोग को? 3 साल तक. जो अगर सपोज आपको कोई डिजीज है या मुझे कोई डिजीज है, आज मैंने अगर महात्मा गांधी में रजिस्ट्रेशन कराया, वो फाइल 3 साल तक महात्मा गांधी में सेव रहती है, वैसी वैसी संभालते हैं.
ये सारे हॉस्पिटल के लिए, खाली महात्मा गांधी के लिए नहीं है। 3 साल तक वो फाइल संभाल के रखी रहती है। उसमें जो कोड दिया जाता है आपको, नंबर, अगर वो नंबर जाके आप 2 साल बाद भी बता दोगे ना, तो आपकी वो फाइल निकाल के आपको दे देंगे। और 3 साल के बाद वो फाइल डिस्ट्रॉय की जाती है। लेकिन डिस्ट्रॉय करने का भी ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल वालों ने फाइल उठाई और जला दिया। उसके लिए पहले न्यूज़ पेपर में नोटिफिकेशन निकलेगा कि इस ईयर की ये फाइल हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। विद इन ए 1 मंथ जिसकी वो अगर अपनी फाइल चाहिए तो आके हॉस्पिटल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 मंथ के अंदर कोई अगर नहीं आता है तो वो फाइल डिस्ट्रॉय कर सिस्टम है। और जिन पेशेंट का केस चल रहा होता है, मेडिकल लीगल केस जो होता है, वो फाइल तब तक सब संभाल के रखी जाती है जब तक कि उसका डिसीजन नहीं, चाहे 25 साल हो, चाहे 30 साल हो, या 40 साल तक की होता है, वो फाइल हॉस्पिटल में सेव रहेगी, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। Disease registration. The term registration implies sometimes more than notification. A register required that a permanent record be established. Morbidity register और इससे क्या क्या कौन कौन सी, जैसे कैंसर का रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, सुना है तुम लोग ने कैंसर का रजिस्ट्रेशन होता है पहले? नहीं पता? कई सारी डिजीज का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनके पास वो पूरा रिकॉर्ड रहता है। ऐसा नहीं है ये नहीं है कि आप गए और कई सारी डिजीज के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको रजिस्टर कराना है। कैंसर का है तो कैंसर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको रजिस्टर कराना है। इसी रिकॉर्ड, इसी सब सारे पॉइंट्स हैं। अदर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड, इन्वायरमेंटल हेल्थ डाटा सर्वे। इन्वायरमेंटल हेल्थ में एयर, नॉइज, वाटर से जो भी डिजीज होती होंगी, जो भी डाटा से वो सब इसमें आता है। वहाँ से उन डिपार्टमेंट से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि नॉइज के कारण कितने लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हुई है, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। सर्वे मेथड, लोग सर्वे करते हैं मार्केट में, कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद स्टैटिकल डाटा। पहले मैंने आपको 2 डाटा बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, दैट इज जनरल टर्म। नाउ इज 10-5 मिनट और लूंगा बस, आप लोग का उसका क्लास होगा क्लियर। नाउ इज क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव। These two data के बेसिस पे ही पूरी स्टैटिकल एनालिसिस। वो तो जो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा था वो जनरल टर्म्स थे, बट स्टैटिकल टर्म्स जो होते हैं क्वालिटी डाटा और क्वांटिटी। इस 2 डाटा के बेस पे ही आपकी पूरी, मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम, जो कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, जितनी भी एनालिसिस की जाती है इन 2 डाटा के बेस पे। क्वालिटी डाटा, then the data are arranged in categories on the basis of their quality, and there is gap between two variables is called the qualitative data. Such data, there is no notion of magnitude or size of the characteristic or attribute, as the same cannot be made. क्वालिटी डाटा ये है आपका, क्वालिटी डाटा मेल फीमेल को आप मेजर कर सकते हो, तो डेढ़ डेवलपमेंट को आप मेजर कर सकते हो, डेढ़ वाला है। और ये ग्राउंड एज, तो आप ये आप इसको कोई यूनिवर्सल फॉर्म में काम कर सकते हो, ये कर सकते हो। आप ये नहीं देख सकते ना कि 1-5% सही था या 1% सही था या 2% सही कर सकते हो, या
डाटा है ये क्वालिटेटिव डाटा है। क्लियर। अब ये क्वालिटी डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं इसको आप कहोगे मेल फीमेल है, इसको आप कैसे काउंट करेंगे? ऐसा क्या है? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कोडिंग करते हैं। मेल जब हम एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर पर तो कभी कभी अब मेल को हम डिनोट कर देते हैं 0, फीमेल इज 1। जिसकी जगह भी मेल आएगा वहाँ पर 0 आता रहेगा, जिसमें भी फीमेल आएगी वहाँ पर कोडिंग तो एम और एफ लिख के कैलकुलेशन नहीं है, कोडिंग है दोनों में एक ही चीज़। मेल को भी आप काउंटिंग कर लो तो पता चल जाएगा 30 मेल को, तो कोडिंग 0 जितनी बार है 30 बार आएगा 30 मेल है बात अलग। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं उसमें कोडिंग नहीं करते, 0 1 ऐसे माइल मॉडरेट फीचर वेरी फीचर है, उसको 0 1 2 3 मैरिड अनमैरिड जो इसको हम कोडिंग करेंगे 0 1 2 कोडिंग करके उसको यूज करते हैं। जो हम एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वहाँ पर कोडिंग की जाती है, जहाँ पर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटी डाटा सेकेंडरी बहुत स्मॉल साइज में होता है, करेंगे इसमें जो टेस्ट यूज किया जाता है देन अगर आपको क्वालिटी डाटा है तो यहाँ पर एक टेस्ट यूज किया जाता है एनालिसिस करने के लिए टाइप करते हैं। अगर आपका वेट दिया हो हाइट दी हो तो वहाँ पर ये टाइप का टेस्ट यूज कीजिए। यहाँ पर ऐसे वर्ड आएंगे मेल फीमेल, यहाँ पर क्वालिटी मेजर नहीं कर सकते, इससे हम बता सकते हैं ये क्वालिटी है। यहाँ पर क्वालिटी कैसा होगा वहाँ पर टाइप कर सकते। क्वालिटी ज़्यादा मेजर करने के लिए स्केल्स है, नॉमिनल स्केल, इट मे बी ऑर्गेनाइज इन एनी ऑर्डर, nominal variables with simplest classes which include presence or absence, death or alive are referred to the binary variables। कौन से हो सकते हैं? वैक्सीनेशन स्टेटस, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड। मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। हाँ ठीक है। वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, यस और नो, मेल फीमेल रूरल पॉलीटॉम। इसमें यहाँ पर 2 से ज़्यादा ऑप्शन है हमारे, मैरिड अनमैरिड रीमैरिड डाइवोर्स। जहाँ पर 2 ऑप्शन है उसको बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं, जहाँ पर 2 से ज़्यादा है उसको पॉली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल स्केल। यहाँ पर जो हमारा होगा स्केल माइल मॉडरेट पीरियड, यहाँ पर ऑर्डर में यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मॉडरेट फर्स्ट आ गया देन माइल देन वेरी पीरियड देन मॉडरेट, इसको इस कैटेगरी में इस तरीके से नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम इसमें अगर ऑर्डिनल डाटा है इसी तरीके का इसको ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा, मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर, ठीक है ना। यूँ इस तरीके से जो कैटेगरी होती है ना ऑर्डर वो होगी कैटेगरी, तो ऑर्डिनल डाटा होगा। इसके बाद आता है क्वांटिटी डाटा। क्वांटिटी डाटा वी कैन मेजर वेट हाइट बीपी पल्स रेट, दिस इज ऑल योर क्वांटिटी डाटा, ठीक है ना। इसमें जो डाटा होता है बहुत लार्ज होता है, क्वांटिटी डाटा में जब एनालिसिस करनी होती है इसमें डाटा बहुत लार्ज होता है, रैंडमली सिलेक्टेड होता है, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो हम टेस्ट यूज करते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट, गेट टेस्ट, गेट टेस्ट और एनोवा कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस, दिस इज ऑल जितने भी ये टेस्ट हैं सब इसमें क्वांटिटी डाटा में दिया हुआ। नीचे हाइट वेट बीपी ब्लड शुगर CO2, दिस इज ऑल क्वांटिटी डाटा। मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ क्वांटिटी डाटा, 1 is interval, second is count, दूसरा थर्ड वन इज रेशियो।